हेलो एंड वेलकम ऑफिसर्स। आई होप आप लोगों की सीपीटी 1 की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो C2 से रिलेटेड है और यहाँ पे हम CAG's ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स 2017 की गाइडलाइंस करेंगे। और उसका ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम बेसिक पोस्टुलेट्स करेंगे और साथ में हम MCQs भी हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारा सिलेबस देखते हैं तो हमने इसमें देखा कि हमारे 6 टॉपिक्स हैं और जिसमें से हमारी जो गाइडलाइंस है ये हम कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक 1 है हमारा CAG's ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो हमारे जो स्टैंडर्ड्स में जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स से गाइडलाइंस है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में हमारे कंटेंट्स हैं। एक है बेसिक पोस्टुलेट्स, जनरल स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या है कि बेसिक फैक्ट जो है हमारे उसके रिगार्डिंग, राइट। और प्रीफेस में ये बोला गया है कि जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है सबसे पहले ये 1994 में आए थे, उसके बाद में 2002 में रिवाइज किया गया था। और जो 2000 के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है ये हमारा 3rd एडिशन है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का, राइट। अब बेसिक पोस्टुलेट्स में सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि CAG के बारे में। तो CAG क्या है? ये एक हमारा हेड है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो कि अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस हैं वो कहाँ से करते हैं? थ्रू इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स के थ्रू। और इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है अंडर हिज हैंड एंड सील। और CAG की फंक्शनिंग, इनकी ड्यूटीज क्या होंगी, CAG के पास पावर्स क्या होंगी, कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होंगी, ये सब के ऊपर जो लॉ बनाया है वो पार्लियामेंट ने बनाया है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DPC एक्ट, जहाँ पे हमने इसके कंडीशन ऑफ सर्विस और ड्यूटीज ऑफ पावर्स को डिफाइन किया है। अब CAG ने क्या किया, उनको DPC एक्ट में जो पावर्स मिली उसके अंडर इन्होंने क्या किया, रेगुलेशंस एंड ऑडिट एंड अकाउंट्स ये बनाए थे 2017, जो कि एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फंक्शन दोनों के लिए। और जो ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, ये नेक्स्ट लेयर है हमारे ऑडिट गवर्नेंस फ्रेमवर्क का, जो कि बताता है कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को सेट करता है जिसको फॉलो करेगा ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन लेकिन इसके लोग भी। ठीक है, हम हमारा MCQ देखते हैं। तो पहला MCQ यही है कि जो CAG's के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको कौन फॉलो करेगा? ऑर्गेनाइजेशन, उसके पर्सोनल, दोनों या कोई भी नहीं? तो जैसे कि हमने देखा इसका आंसर होगा बोथ, राइट। नेक्स्ट है कि ये जो हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स लेकर आए हैं इसका पर्पस क्या है और अथॉरिटी क्या है इन स्टैंडर्ड्स की। तो बेसिकली पर्पस ये है कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये एप्लीकेबल होंगे सभी PSUs के ऊपर। जब आप पब्लिक सेक्टर ऑडिट करेंगे तभी उनका कोई भी फॉर्म हो सकता है, वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो सकती हैं, वो कंपनीज हो सकती हैं, कॉर्पोरेशंस हो सकती हैं वो। और ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है ये इफेक्टिव होंगे 1 अप्रैल 2017 से, राइट। अब ऑडिट मैंडेट क्या है? इसका मतलब ये है कि CAG ने करना क्या है। तो जो भी इनका ऑडिट मैंडेट है वो हमारी 3 चीजों में लिखा हुआ है। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, दूसरा DPT एक्ट है, तीसरा अगर कोई स्पेसिफिक लॉज बनाए हैं पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर्स ने जिसको आपको फॉलो करना होगा। जैसे कि MG नरेगा में सोशल ऑडिट का बता दिया, तो उसमें कुछ कैग के बारे में भी बता दें कि कैग ने क्या करना है, परफॉर्मेंस ऑडिट करनी है उनकी या नहीं। तो वो ऑडिट मैंडेट में लॉज के थ्रू हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ऑडिट मैंडेट लिखे हुए हैं? सबसे पहले आर्टिकल 149 में है कि जो CAG's वो ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा जो कि पार्लियामेंट जो है वो स्पेसिफाई करेगी। और पार्लियामेंट ने कहाँ स्पेसिफाई की है CAG की ड्यूटीज? हमारे DPC एक्ट 1971 में। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 151, जहाँ पे ये बोला था कि जो CAG की रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट में देगा और फिर प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में रखेगी। और स्टेट के केस में वो गवर्नर को अपनी रिपोर्ट पकड़ाएगा और गवर्नमेंट जो है वो उसको लेजिस्लेचर में डालेगी। इससे एक चीज ये समझना है कि जब तक ये जो CAG की रिपोर्ट्स है वो पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर में प्रेजेंट नहीं हो जाती हैं तब तक आप इन रिपोर्ट्स को पब्लिक नहीं कर सकते हैं एंड इट हैज टू बी केप्ट सीक्रेट, राइट। फिर आर्टिकल 279 में है कि CAG है वो सर्टिफाई करेगा कि कितना पैसा हमारा आ चुका है थ्रू टैक्स या ड्यूटीज कुछ भी। यहाँ पे जो नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है कि टोटल इनकम हमें कितनी आई है माइनस हमने कितना खर्चा किया है उसको अर्न करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा 6 शेड्यूल में भी दिया हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल्स होंगी ऑटोनमस रीजन्स की, उनका जो अकाउंट्स का ऑडिट है वो भी हमारा CAG करेगा। बेसिकली ये जो रीजनल काउंसिल्स है 6 शेड्यूल के अंदर ये
4 स्टेट्स हैं हमारी, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, विच इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, अब हमारा एमसीक्यू देखते हैं। तो हमारा एमसीक्यू जो सीजी का मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है उसी से रिलेटेड है। अब हमने देखा कि जो ड्यूटीज और पावर है सीएजी की वो कहाँ स्पेसिफाइड है, तो पार्लियामेंट में आर्टिकल 149 के अंदर जो है उसको स्पेसिफाइड कर रखा है। ठीक है, और सीएजी का जो है हमारा जो रिपोर्ट्स है वो कौन से आर्टिकल में ले डाउन होती हैं, तो वो जो आर्टिकल है वो है 151, मेरा ये चल ही रहा है। और नेट प्रोसीड्स आपका कौन से आर्टिकल में सर्टिफाई होता है, तो वो होता है 279 के अंदर। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, राइट। फिर नेक्स्ट है कि द डैश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनविसेजेस ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स ऑफ ऑटोनमस स्टेट्स। तो यहाँ पे हमने देखा था कौन से शेड्यूल में है, तो वो 6 शेड्यूल में है, जहाँ पे 4 स्टेट्स हैं हमारे, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल्स होते हैं बिकॉज वो ट्राइबल एरिया है, तो उनके जो अकाउंट्स बनते हैं उनको सीएजी ऑडिट करता है, राइट। अच्छा, अब ये तो था हमारा जो ऑडिट मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट हमारा हमने देखा कि जो नेक्स्ट मैंडेट है वो डीपीसी के अंडर प्रोवाइडेड है। तो डीपीसी में कौन से सेक्शंस हैं, सो इट इज 13 to 21 एंड 24, राइट। इसके अलावा जो सीएजी का ऑडिट मैंडेट है वो हर बॉडीज अथॉरिटीज के ऊपर जाएगा, जैसे कि कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनीज, ऑटोनमस बॉडीज, नॉन प्रॉफिट कंपनीज, म्युनिसिपल बॉडीज, पंचायत वगैरह कुछ भी हो सकता है जिसका ऑडिट जो है सीएजी को दिया जाए अंडर लॉ। तो मतलब ये कि ऐसा डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं प्रोवाइडेड है, लेकिन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स एक कानून बना के सीएजी को इन बॉडीज को ऑडिट जो है वो दे सकती हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे एमसीक्यूज है, द जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑडिट आर एलोबरेटेड इन सेक्शंस ऑफ डीपीसी एक्ट। तो हमने कौन सा सेक्शन देखा था, इट वाज 13 to 21 and 24, राइट। अब आता है कि हम ऑडिट करने जा रहे हैं तो कुछ प्री रेक्विजिट्स है जो कि हमें ऑडिट करते वक्त ध्यान में रखना है। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो ना सिर्फ हमारा ऑडिट जो हमारी साई है वो फॉलो करेगी, लेकिन जो हमारे लोग हैं जो पीएस जब हम ऑडिट करने जाएंगे वो भी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग से रिलेटेड है और ये ऑडिटिंग से रिलेटेड है, ऑडिटी के। ठीक है, तो ये कौन से प्री रेक्विजिट्स हैं, वन इज इंडिपेंडेंस, सेकेंड इज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, थर्ड इज एथिक्स, फोर्थ इज क्वालिटी एश्योरेंस। ये क्या होते हैं अब इनको आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें एमसीक्यू यही है, द प्रीरेक्विजिट्स कॉन्स्टिट्यूट द प्रिंसिपल्स दैट आर एसेंशियल फॉर। तो हमने देखा कि वो नॉट इवन साई के फंक्शनिंग के लिए जरूरी है लेकिन ऑडिटिंग के लिए भी जरूरी है। तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा सी। ठीक है, द प्रीरेक्विजिट्स फॉर फंक्शनिंग ऑफ साई इंडिया इंक्लूड्स, तो कौन सी चीजें हैं, तो इंडिपेंडेंस भी देखा, अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स, क्वालिटी एश्योरेंस, ये चारों चीजें जरूरी हैं। हमारे बेसिक पोस्टुलेट्स में भी हम यही 4 चीजों को पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस में कुछ प्रिंसिपल्स को स्पेसिफाई किया हुआ है कि इंडिपेंडेंस में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले इसमें ये है कि इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आप जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांच से फ्री हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है पार्लियामेंट से या फिर कोई प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट से, ताकि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो रिजल्ट्स की बनी रहे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं साई की इंडिपेंडेंस। और ये इंडिपेंडेंस कैसे दी गई है, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है कि जो हमारा हेड ऑफ साई है दैट इज जो सीएजी है उसको एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला हुआ है, जो कि है कि या तो वो 6 सालों तक एक वंस अपॉइंटेड हो, या तो 6 सालों तक रहेंगे या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज तक रहेंगे। उससे पहले उनको नहीं हटाया जा सकता है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अनलेस वो रिजाइन कर दें या फिर उनकी इम्पीचमेंट हो जाए, वैसे जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। ठीक है, जो कि 2 ग्राउंड्स के ऊपर होता है, विच इज प्रूफ्ड मिसबिहेवियर और या फिर इनकैपेसिटी। और जो बाकी के टर्म्स एंड कंडीशंस है वो डीपीसी एक्ट में दिया हुआ है ताकि उनको एक ऑटोनॉमी मिली रहे और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है वो मिला रहे, राइट। तो हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल्स इंडिपेंडेंस के अंदर क्या क्या चीजें आ गई, तो इसके अंदर सबसे पहला यही है कि एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन हो, एक्ट्स में प्रोविजन हो, लीगल फ्रेमवर्क हो उनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए, तो वो हमारा डीपीसी एक्ट आ गया।
दूसरा है कि जो साई है उसके पास भी सफिशिएंट ब्रॉड मैंडेट हो और उसको एक डिस्क्रिप्शन दिया जाए अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये नहीं है कि उनको बताया जाए आपने क्या करना है, लेकिन उनके पास अपनी एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए टू डिसाइड। थर्ड है इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर करोगे, जब उनके पास अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, फोर्थ कैसे आएगा, जब ये ऑर्गेनाइजेशन खुद ही डिसाइड करे कि किस तरह के फॉर्म में, किस कंटेंट में ऑडिट रिपोर्ट की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कैसे पब्लिश करना है, कैसे उसको डिसेमिनेट करना है। तभी इंडिपेंडेंस होगा जब आप फ्री हो डिसाइड करने के लिए। और इंडिपेंडेंस के लिए एक ये भी है कि एक फॉलो अप मैकेनिज्म भी होना चाहिए। जैसे हमने कुछ रिकमेंडेशंस दे दी तो गवर्नमेंट को हम देखें भी कि गवर्नमेंट उसको रिकमेंडेशंस को अप्लाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। और लास्ट में है कि जो साई है इनके पास फाइनेंशियल, मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होनी चाहिए, इनके पास अपने लोग होने चाहिए, इनके पास पैसा होना चाहिए ऑडिट कंडक्ट करवाने के लिए, ताकि इनके इंडिपेंडेंस जो है ये बनी रहे। ठीक है, अच्छा, इसी में थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। जब हमने बोला कि जो साई है उसके पास एक ब्रॉड मैंडेट होना चाहिए और एक डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे पहला है कि सिलेक्शन ऑफ ऑडिट इश्यूज़, कि किस चीज़ को ऑडिट करना है, फिर ऑडिट को प्रॉपर प्लान करना है, कंडक्ट करना है, अपने ऑफिस को चलाना है, वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर लेजिस्लेचर कुछ रिक्वेस्ट करता है कि आप इस चीज़ का भी ऑडिट कर दो तो साई वो भी करेगा। इवन जो एग्जीक्यूटिव है वो भी कंसल्ट करता है सीएजी को वेरियस मैटर्स में, जैसे कि फाइनेंशियल मैटर्स में है या ऐसे। नेक्स्ट हमने इंडिपेंडेंस में एक और पॉइंट देखा था, जो था कि साई के पास अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने कैसे इंश्योर किया है, डीपीसी एक्ट में लिखा हुआ है कि जो हमारे सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के जो मेंबर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, उनके पास पावर है कि वो किसी भी ऑफिस के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि आप हमें नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड कीजिए ताकि हम अपना काम ठीक तरीके से कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम किसी भी प्रीमाइसेस में जा सकते हैं, उनके इवन कंप्यूटर सिस्टम और रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं ऑडिट करने के दौरान। और ये भी कि वहाँ पे जो लोग एम्प्लॉयड हैं हम उनसे भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्री रिक्विजिट था वो जो अभी हमने पढ़ा वो ट्रांसपेरेंसी से, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड था। अभी हम देखते हैं अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड। तो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो कि साई को मीट करना है ताकि वो अपने ऑडिट मैंडेट को अच्छे से डिस्चार्ज कर सके और अपने लोगों को रिस्पॉन्सिबल भी कर सके उनके एक्शंस के लिए। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि केरला की असेंबली ने सीएजी के एक रिपोर्ट को रिजेक्ट किया था बिकॉज वहाँ पे हमारी जो रिपोर्ट थी वो प्रॉपर नहीं थी। हमने जो ऑडिटिंग इंस्टीट्यूशंस है, जो मैनेजमेंट है, उसका रिप्लाई को अकोमोडेट नहीं किया था। तो जिन लोगों ने ये किया होगा, जो वहाँ के प्रिंसिपल एजीज होंगे, उनको ज़रूर सीएजी हेडक्वार्टर्स की तरफ से अकाउंटेबल किया होगा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सही तरीके से इंश्योर क्यों नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो भी ऑफिसर्स वहाँ पे होंगे, राइट, तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का यही है कि जो आपने अपना जो रिपोर्ट है वो सही टाइम पे देना है, ढंग से देना है, चीज़ों को समझाना है और ये भी कोशिश करना है कि जो भी आपकी ऑडिट फाइंडिंग्स है, कंक्लूजन्स हैं, वो एक्सेसिबल टू पब्लिक हो। तो ये अभी एट प्रेजेंट कैसे इंश्योर किया गया है, सीएजी की वेबसाइट है, उसमें सीएजी की सारी रिपोर्ट्स पड़ी हैं, अगर किसी को उसको पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी में कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला यही है कि आपने अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना है एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर, जो भी कानून बना हुआ है उसके अंदर आपने अपने काम को करना है, बिकॉज तभी हम उनको अकाउंटेबल ठहराएंगे ना कि उनको ये पावर्स दी गई थी और इन्होंने मिसयूज किया उस पावर को, या जो भी है। नेक्स्ट है इनको जो अपना मैंडेट है वो पब्लिक करना है, अपने मैंडेट के बारे में बताना है, ऑडिट मैंडेट क्या है, इनका मिशन क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो ये तीनों चीज ये इनको ये बताना होगा। ठीक है, फिर आपको एक ऐसा ऑडिट स्टैंडर्ड लेके आना है जो कि ऑब्जेक्टिव हो और ट्रांसपेरेंट हो। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि कोई इसमें पर्सनल बायसनेस ना हो, कोई सब्जेक्टिविटी ना हो कि एक ऑडिटर गया है वो एक तरीके से समझा के आया, दूसरा ऑडिटर कुछ और तरीके से समझा के आया है, और वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। फिर ये है कि इनको अपना काम इकोनॉमिकली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली करना है। इकोनॉमिकली जैसे हम बोलते हैं चीप एंड बेस्ट, एफिशिएंटली है कि जैसे हम बोलते हैं कि इनपुट आउटपुट रेशियो के कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट लेकर आने हैं। इफेक्टिवली है कि जो आउटकम है, जिस पर्पस के लिए आप ऑडिट करने गए थे उसको आप रियलाइज कर रहे हैं। ठीक है,
ये जो 3 E's हैं, इवन हम इसको परफॉर्मेंस ऑडिट में भी यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अकाउंटेबिलिटी का, वो यही है कि आपको अपनी रिपोर्ट पब्लिकली करना पड़ेगा कि ऑडिट कंक्लूजन्स क्या थे, और आपको इसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा टाइम पर, वेबसाइट के थ्रू, मीडिया के थ्रू, या फिर कोई भी आपको तरीका मिलता है। तो नॉर्मली ये देखा होगा कि जब हमारी रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट में ले हो जाती है, उसके बाद सीजे का इंटरव्यू लिया जाता है, वहाँ पे वो रिकमेंड करते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ, वो बताते हैं हमें, ठीक है। इसी में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि जब हमने बोला कि इनको अडॉप्ट करने हैं ऑडिट स्टैंडर्ड प्रोसेस मेथड जो कि ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट है, तो उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले ये है कि जो भी ये स्टैंडर्ड्स ये अपनाएंगे वो कंसिस्टेंट होने चाहिए जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस ने बनाया है, इंटरसाइट ने। और जब हम ऑडिट करने जाएंगे, हमें जो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस के ऊपर हम अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे वो भी क्लियर होना चाहिए। आप इसीलिए देखते होंगे कि जब आप आईआर बनाते हैं, आईआर रिपोर्ट्स आती हैं, तो उसमें स्टार्टिंग के जो पेज में यही लिखा होता है कि हमारा मैंडेट क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या क्राइटेरिया हमने यूज़ किया है उसको करने के लिए। फिर आप ये भी बताएंगे कि स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, ताकि आपकी रिपोर्टिंग जो है फाइनल रहे और उसी के बेसिस के ऊपर आपका कमेंट हो। जैसे कि आपने बोल दिया कि जो ऑडिट है हमारा ये एनुअल है या फिर ये 2 साल में एक बार हो रहा है, वो चीज़ें आपको बतानी होंगी। तो इससे क्या होता है कि आपका जो काम है वो ऑब्जेक्टिव रहता है और ट्रांसपेरेंसी आती है। फिर ये था कि जो साई है इसको अपनी रिपोर्ट पब्लिक करना होगा, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि एक बार जो ऑडिट रिपोर्ट है वो लेजिस्लेचर में चली गई, जो साई है वो अपने रिपोर्ट्स को फिर कम्युनिकेट करेगा अपने वेबसाइट के थ्रू या फिर मीडिया से बात कर कर, ताकि उसकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बने। जैसे कि सीएजी की जब रिपोर्ट आई थी जब रफेल डील के ऊपर, तो उसको वाइडली पब्लिश किया गया था ताकि जो लोग हैं वो उसके ऊपर अपना ओपिनियन बना सके, चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो या फिर आम जनता हो। नेक्स्ट टाइप की जो रिपोर्ट है वो अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए, तो उसमें आप समरी डाल सकते हैं, ग्राफिक्स, वीडियो प्रेजेंटेशंस वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एमसीक्यू है हमारा, ये एक डेफिनेशन है, हमें ये बताने हैं कि किस चीज़ की डेफिनेशन है। सबसे पहला है डैश रेफर्स टू द लीगल एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, organization structure, strategy, procedures and actions to ensure SAI meets its legal obligation with regard to audit mandate and reporting, and that the SAI and its personnel can be held responsible for their actions। तो हम उनको रिस्पॉन्सिबल जब रखते हैं उनके एक्शंस के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, राइट। Next definition is dash refers to the size, timely, reliable, clear and relevant public reporting on its status, mandate, strategy, activities and performance, as also of the audit findings, conclusions and public access to information। तो public access को लेकर आना है, timely, reliable, clear होना चाहिए, तो वो क्या दर्शाता है, यही कि वो ट्रांसपेरेंसी परक्विजिट्स की बात कर रहा है, ठीक है। डैश ऑफ साई शैल बी इन पब्लिक डोमेन, तो हमने देखा इसका मैंडेट भी होता है साई का, उनका मिशन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब एक ये नेक्स्ट हमारा जो इसमें प्री रिक्विजिट था आफ्टर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंस, वो था कि जो साई है उसको ये इंश्योर करना है कि जो इनका स्टाफ है वो इंटेग्रिटी और एथिक्स को फॉलो करे, ठीक है। तो एथिक्स के लिए हमारा एक कोड ऑफ एथिक्स बना हुआ है जो कि अलाइंड में है हमारे जो ISSAI 30 के साथ में, ठीक है। आपका एक एमसीक्यू यही बन सकता है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के, उसमें कोड ऑफ एथिक्स कौन से इसमें दिया हुआ है। फिर एथिक्स में भी प्रिंसिपल्स कौन से हैं, इंटेग्रिटी, इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉम्पिटेंस। तो टोटल आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। इंटेग्रिटी का मतलब, इंटेग्रिटी एक स्टेप ऊपर है ऑनेस्टी से। इंटेग्रिटी का मतलब है चाहे कोई आपको देख रहा है नहीं देख रहा है, आप अपना काम जो है पूरे सच्चाई के साथ में कर रहे हैं, आप जैसा सोचते हैं आप ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सच्चा होने के लिए किसी ऊपर से फोर्स होने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल एज अ होल आप ऑनेस्ट हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आप कोई भी ऑडिट कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपने कोई रिश्वत नहीं ली है, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर ऑडिट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी है कि आपने कोई बायसनेस नहीं रखी है कि चलो ये ऑर्गेनाइजेशन तो अच्छा काम करता है, एक बार गड़बड़ हो गई तो कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल
अगर गड़बड़ है तो बतानी है, आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रहना है अपने अप्रोच में। एंड इम्पार्शियलिटी, अगेन इम्पार्शियलिटी आपको मेंटेन करनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। अगर आपने कहीं ऑडिट किया है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ऑडिट के दौरान आई है, तो वो सिर्फ आप तक ही रहनी चाहिए, ये नहीं है कि आपने उसको लीक कर दिया है। कॉम्पिटेंस कि जो ऑडिट करने जा रहा है उसको मालूम है कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे, क्या उसको करना है वहां पे जाके, वो सारी चीजें। और जो साई है ये इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी और लीगैलिटी को। ये इंश्योर कैसे करेगा? थ्रू एथिकल बिहेवियर को प्रमोट करके, राइट। जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। इसमें क्या है कि आप कहीं भी ऑडिट करने जा रहे हैं तो आपने देखना है कि रिस्क क्या है उसके क्वालिटी ऑफ वर्क में, जैसे कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है या नहीं है, क्या है। और एक क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम भी इनको स्टैब्लिश करना पड़ेगा ताकि वो जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनको हम मिटिगेट कर सकें। तो ये जो रिस्क होगा वो डिपेंड करेगा आपका मैंडेट कैसा है, फंक्शन कैसा है, क्या कंडीशंस और किस एनवायरनमेंट में आप ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में क्या चीज़ें आएंगी? सबसे पहला यही है कि जो साई है उसको एक इंटरनल कल्चर को प्रमोट करना होगा जो कि क्वालिटी के ऊपर फोकस करेगा, ठीक है। और एक ओवरऑल कंट्रोल इसका जो हेड ऑफ साई है वो देखेगा। फिर आपको ऐसे पॉलिसीज भी बनानी होंगी ताकि वो एथिकल रिक्वायरमेंट अपने आप फॉलो की जा सकें, राइट। इसके साथ साथ जो साई है उसको एक रीजनेबल एश्योरेंस भी स्टैब्लिश करेगा कि उनका जो भी काम हो रहा है वो बिल्कुल लीगल हो रहा है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करके हो रहा है, इनकी जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल जैसे चाहिए थी वैसे ही बनी हुई है। तो इसीलिए हमारी जब हम आईआर ड्राफ्ट करते हैं तो वो काफ़ी सारे लेवल्स पे जाती है ताकि वो जो एश्योरेंस है वो हमें हर लेवल पे मिल जा सके कि हमारी जो रिपोर्ट है वो सही बन रही है। इसके अलावा जो साई है वो मॉनिटरिंग प्रोसेस को इस्टेब्लिश करेगा अगेन ताकि आपकी जो क्वालिटी कंट्रोल है वो बनी रहे, ठीक है। इसीलिए जो हम कैसे जब हम ऑडिट पैरा जब हम रिपोर्ट छापते हैं तो हमारे इसमें क्या होता है, पहले हमारे पास फील्ड पार्टीज जो हैं वो देती हैं, सबमिट करती हैं, फिर उसकी वेटिंग होती है, फिर डीपी वाले इसको फाइनल करते हैं, फिर वो रिपोर्ट्स में जाती है, फिर रिपोर्ट्स वाले हेडक्वार्टर्स भेजते हैं, हेडक्वार्टर से क्वेरी आती है, फिर उसको अटेंड किया जाता है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें हैं क्वालिटी कंट्रोल, ताकि जब फाइनली हमारी रिपोर्ट पब्लिश हो उसके ऊपर कोई जो है ऑब्जेक्शन ना रेज कर सके कि ये सही से नहीं बना है, राइट। MCQ: All officers and staff of the department are expected to abide by these auditing standards and apply them conscientiously in auditing for achieving the mission of promoting accountability, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। गुड गवर्नेंस, अल्टीमेट पर्पस यही है हमारा। डी ऑल ऑफ द अबव, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। An adequate degree of independence from dash branch of government is essential for the conduct of audit and for the credibility of its results. तो हमने क्या देखा था कि लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट का प्रेशर ना हो, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का प्रेशर ना हो, उसी को हम इंडिपेंडेंस बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, राइट। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। ये हमारा पार्ट 1 था आज के लेक्चर का विच वाज ऑन सीएजी's गाइडलाइंस ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स 2017। हम आगे के लेक्चर में पार्ट 2 और 3 जो है हमारे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसके साथ ही अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, थम्स अप दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि जो हमारे जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं या फिर जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो आपको टाइमली मिल सकें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।